Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the information relevant to your competitive exams. So आज के सेशन में वो सारे वर्ड्स और वोकेबलरीज हम डिस्कस करेंगे जो कि एग्जैक्टली एक्सट्रैक्टेड है आपके एडिटोरियल डिस्कशन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से और जो अभी तक पेंडिंग रही हुई है राइट इन माई प्रीवियस वीडियो इन जस्ट प्रीवियस वीडियो विच आई अपलोडेड yesterday ओनली सो उसमें मैंने कुछ वोकेबलरीज डिस्कस करी थी जो कि पेंडिंग रही हुई थी. इस सेशन में भी वही पेंडिंग वोकेबलरीज को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वर्ड. सो हियर वी हैव अ फर्स्ट टर्म दैट इज डिक्लेम. डिक्लेम का मतलब होता है अटर और डिलीवर वर्ड्स इन अ रेटोरिकल और इम्पैशन वे एज इट टू एन ऑडियंस. एज इफ टू एन ऑडियंस मतलब जब आप कोई भी वर्ड्स या कोई भी स्पीच डिलीवर करते हो किसी ऑडियंस के सामने और आपका तरीका जो होता है वो इम्पैशनड होता है और वेदर इन अ रेटोरिकल वे यू डिलीवर्ड योर वर्ड्स और यू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस. सो उसी को बोला जाता है डिक्लेम. नेक्स्ट वर्ड इज मॉडिकम. मॉडिकम इज अ नाउन. मॉडिकम का मतलब होता है वेरी स्मॉल अमाउंट स्पेशली ऑफ समथिंग गुड एंड प्लेजेंट. मतलब जब बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है, गुड और प्लेजेंट चीज़ होती है, लेकिन उसका अमाउंट बहुत कम होता है, उसी को बोला जाता है मॉडिकम. ठीक है. लिटिल हैप्पीनेस मतलब कोई भी अच्छी चीज़ जिसका अमाउंट कम हो. स्कार्सिटी आप बोल सकते हो. सो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे लिटिल या फिर स्पैक एंड द एंटोनिम्स आर लॉट एंड टोटल. So, because the man was not sober, he did not have even a modicum of control over his car. So, because the man was not sober, वो जो इंसान था that he was not sober and that's why he did not have even a modicum, even an enough amount of control over his car. So, this is the word modicum. Here we have the term that is genuflection. Genuflection का मतलब होता है an act of bending the knee or touching it to the ground in reverence or worship. बेसिकली क्या होता है क्रिश्चियंस में आपने देखा होगा क्रिश्चियनिटी में जब भी वर्शिप की जाती है तो नी डाउन करके करी जाती है. जब आप किसी के लिए रिस्पेक्ट शो करते हो तो आपका एक जो नी है वो ग्राउंड को टच होता है और दूसरा बेंड होता है. ठीक है. सो नी को जब आप ग्राउंड पे टच करके किसी तरीके की रिस्पेक्ट शो करते हो टुवर्ड्स अ पर्सन या फिर किसी तरीके की वर्शिप करते हो, पूजा करते हो, तो उस फॉर्म ऑफ वर्शिपिंग या उस फॉर्म ऑफ बेंडिंग द नीज एंड टचिंग इट टू द ग्राउंड उसी को जेनोफ्लेक्शन बोला जाता है. ठीक है. तो नीज को बेंड करके उन्हें ज़मीन पे टच करके जब हम बैठते हैं प्रेयर के लिए या फिर किसी के लिए रिस्पेक्ट शो करने के लिए तो उसी फॉर्म ऑफ सेटिंग या उसी फॉर्म ऑफ उसी स्टैचर को बेसिकली जेनोफ्लेक्शन बोला जाता है. नेक्स्ट वर्ड इज स्टॉनवॉल. स्टॉनवॉल वर्ब और नाउन दोनों के रोल्स प्ले करता है एक सेंटेंस में और इसका मतलब होता है एन एक्ट ऑफ डिलेइंग और ऑब्स्ट्रक्टिंग अ पर्सन रिक्वेस्ट और प्रोसेस. किसी भी तरीके के किसी इंसान को, किसी पर्सन को किसी रिक्वेस्ट या किसी प्रोसीजर में डिले करना या उसमें किसी भी तरीके का हिंड्रेंस क्रिएट करना is what we call stonewall. So rebuff and resist are the synonyms. Antonyms are to boost and help. So they stonewalled until they could come up with a response. कि उन्होंने तब तक उस चीज़ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करी, रेजिस्ट किया जब तक कि they could not come up with a response. नेक्स्ट वर्ड इज एंटीसीडेंट. एंटीसीडेंट्स इज अ नाउन. इसका मतलब होता है थिंग और एन इवेंट दैट एग्जिस्ट और कम्स बिफोर अनदर एंड मे हैव इन्फ्लुएंस्ड इट. ठीक है. कोई भी ऐसी चीज़ अ थिंग और कोई भी ऐसा इवेंट जो कि एग्जिस्ट होता है या फिर किसी दूसरे इवेंट से पहले होता है और जो कि इन्फ्लुएंस्ड होता है. ठीक है. एंड मे हैव इन्फ्लुएंस्ड इट. तो किसी भी तरीके की चीज़ या किसी भी तरीके का इवेंट अगर ऑकर हो रहा है बिफोर अनदर इवेंट और वो जो अनदर इवेंट है दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अर्लियर इवेंट और द थिंग. सो दिस इज व्हाट वी कॉल एंटीसीडेंट. सो फॉर्मर या अर्लियर हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं एंड द एंटोनिम्स आर फ्यूचर या फिर आफ्टर. सो इवेंट्स दैट वर एंटीसीडेंट्स ऑफ द वॉर. की जो इवेंट्स है दे आर एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड विद ईच अदर. तो वॉर के जो भी इवेंट्स हैं दे वर एंटीसीडेंट्स
सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एंटेसिडेंट्स। कोई भी चीज़ होना, किसी इवेंट का ऑकर होना, और जब पहले वाले सिचुएशन दूसरे वाले सिचुएशन को इन्फ्लुएंस करती है, दूसरे वाली सिचुएशन पहले को इन्फ्लुएंस करती है, सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एंटेसिडेंट। नेक्स्ट वी हैव अ टर्म दैट इज amicus curiae। amicus curiae का मतलब होता है वन हु असिस्ट द कोर्ट बाय फर्निशिंग इंफॉर्मेशन और एडवाइस रिगार्डिंग क्वेश्चंस ऑफ लॉ और एक्ट। ठीक है, मतलब कोर्ट को किसी तरीके की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, एडवाइस करना, लीगली कोई भी सजेशंस देना, ठीक है, रिलेटेड टू द क्वेश्चंस ऑफ लॉ और फैक्ट, राइट। तो एक तरीके से असिस्टेंट्स जो होते हैं ऑफ द कोर्ट, जो कि एडवाइस करते हैं, सजेस्ट करते हैं, या कोई भी इंफॉर्मेशन डिलीवर करते हैं उनको, उसी पर्टिकुलर पर्सन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो ये सारे काम करते हैं, उसी को amicus curiae बोला जाता है, रिलेटेड टू द लॉ और फैक्ट। नेक्स्ट वर्ड इज dubious। dubious इज एन एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है दैट मे नॉट बी ऑनेस्ट और सेफ। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि ऑनेस्ट ना हो, सेफ ना हो, ठीक है, तो उसको dubious बोला जाता है। डाउटफुल हम बोल सकते हैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे हेजिटेंट या फिर अनक्लियर, एंड द एंटोनिम्स आर क्लियर या फिर श्योर। सो आई रिमेन dubious अबाउट हर मोटिव्स, कि मैं उसके मोटिव्स को लेके अभी भी डाउट में हूँ। नेक्स्ट वी हैव अ वर्ड दैट इज वेंडेटा। वेंडेटा इज अ नाउन। वेंडेटा का मतलब होता है सीरियस आर्ग्यूमेंट और डिस्प्यूट बिटवीन टू पीपल और ग्रुप्स विच लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। दो लोगों के बीच में या दो ग्रुप्स के बीच में कोई भी ऐसा आर्ग्यूमेंट, कोई भी ऐसा सीरियस डिस्प्यूट चल रहा है जो लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड पीरियड चलता है, तो उसी को वेंडेटा बोला जाता है। सो ग्रज या डिस्कॉर्ड आर द सिनोनिम्स। एंटोनिम्स आर एग्रीमेंट या फिर पीस। So waged a personal vendetta against those who opposed his nomination. So this is the word that is vendetta. दो लोगों के बीच में, दो ग्रुप्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट या आर्ग्यूमेंट होना, डिसएग्रीमेंट होना, लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड पीरियड तक अगर वो डिस्प्यूट, आर्ग्यूमेंट या फिर डिसएग्रीमेंट चलता है। नेक्स्ट वर्ड इज semblance। semblance इज अ नाउन। semblance का मतलब होता है द अपीयरेंस ऑफ बीइंग समथिंग और ऑफ हैविंग अ सर्टन क्वालिटी। ठीक है, जब अपीयरेंस दिखने में कुछ और हो, ठीक है, द अपीयरेंस ऑफ बीइंग समथिंग और ऑफ हैविंग अ सर्टन क्वालिटी, और जो अपीयरेंस है उसमें कुछ सर्टन क्वालिटीज़ का होना इज़ व्हाट वी कॉल semblance। सो फील करना या फिर इमेज, हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं। एंटोनिम्स आर रेयर या फिर कॉन्क्रीट। सो फाइनली शी अचीव्ड सम semblance ऑफ ऑर्डर एंड लेफ्ट द रूम। दैट फाइनली शी अचीव्ड सम semblances of the order and then she left the room. Next word is mutatis mutandis। mutatis mutandis टर्म का मतलब होता है used when comparing two or more cases or situation। जब दो केसेस और सिचुएशन को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है, मेकिंग नेसेसरी ऑल्टरेशंस वाइल नॉट अफेक्टिंग द मेन पॉइंट एट इशू। ठीक है, और उनमें कुछ ऑल्टरेशंस किए जाते हैं। जब जो दो सिचुएशंस या दो केसेस को एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है, उनमें कुछ ऑल्टरेशंस भी किए जाते हैं, लेकिन उस ऑल्टरेशन के ड्यूरेशन में, उस कंपैरिजन के ड्यूरेशन में ये ध्यान रखा जाता है कि जो मेन एस्पेक्ट है, जो मेन पॉइंट है, वो अफेक्ट ना हो। सो दिस इज द टर्म दैट इज mutatis mutandis। नेक्स्ट टर्म इज दैट इज लेजिबल। लेजिबल का मतलब होता है दैट इज़ क्लियर इनफ टू बी रीड इजीली। जब कोई भी चीज़ हम इजीली पढ़ सकते हैं, रीडेबल कोई भी चीज़ होती है, उसी को बोला जाता है लेजिबल। नेक्स्ट वर्ड इज टेटर। टेटर इज अ नाउन। टेटर का मतलब होता है इरेगुलरली टॉर्न पीसेस ऑफ क्लोथ, पेपर और अदर मटेरियल। मतलब कोई क्लोथ है, कोई पेपर है, कोई भी ऐसा मटेरियल है जो इरेगुलरली, अगर वो फटा हुआ है, पुराना है, विदर्ड है, तो उस पर्टिकुलर क्लोथ, पेपर या मटेरियल की विदर्ड कंडीशन जो इरेगुलरली कहीं ना कहीं से फटा हुआ है, तो उसको बोला जाता है टेटर। तो rip and the slit are the synonyms and the antonyms are closed या फिर closure. So he was forced to wear rags and tatters a beggar would scorn। ठीक है, उसे फोर्स किया गया कि वो इस तरीके के फटे पुराने विदर्ड कपड़े पहने जिसे एक बैगर भी एग्जैक्टली स्कॉर्न करेगा पहनने से। सो दिस इज द वर्ड tatter। नेक्स्ट वर्ड इज
इनमिकल इज एन एडजेक्टिव. इनमिकल का मतलब होता है हार्मफुल टू समथिंग, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर समथिंग टू हैपन और एग्जिस्ट. ठीक है, जब कोई भी चीज़ हार्मफुल होती है टू समथिंग एंड वाइल इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर समथिंग टू हैपन और एग्जिस्ट, किसी ऐसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है उसका एग्जिस्ट करना, उसका अपीयर होना, तो उसी को बोला जाता है इनमिकल. सो एडवर्स या हॉस्टाइल हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ करेंगे जब एक सिचुएशन किसी भी चीज़ के लिए किसी सिचुएशन या चीज़ को एग्जिस्ट करना है, उसके हैपन होने में जो हिंड्रेंसेस आती है, जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, तो वहाँ पे ये वर्ड यूज़ होता है इनमिकल. तो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे हेल्पफुल या फिर फेवरेबल. सो एन इनमिकल कमेंट, कि एक ऐसा कमेंट किया गया दैट इज इनमिकल. नेक्स्ट वर्ड इज रिप्रीजल. रिप्रीजल इज अ नाउन. रिप्रीजल का मतलब होता है पनिशमेंट, स्पेशली बाय मिलिट्री फोर्स फॉर हार्म दैट वन ग्रुप ऑफ पीपल डज टू अनदर. किसी भी तरीके का पनिशमेंट देना स्पेशली मिलिट्री फोर्स के द्वारा, वो कब दिया जाता है जब एक ग्रुप ऑफ पीपल दूसरे को हार्म करे तब, तो उसको बोला जाता है रिप्रीजल. रिटेलिएशन या एवेंजिंग हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ करेंगे. एंटोनिम्स आर पार्डन या फिर फॉरगिवनेस. सो द हॉस्टेजेस वर टेकन इन रिप्रीजल फॉर द बॉम्बिंग, कि जो हॉस्टेजेस हैं उन्हें पनिशमेंट दिया गया बिकॉज ऑफ द बॉम्बिंग. नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्सोलेशन. कॉन्सोलेशन इज अ नाउन. कॉन्सोलेशन का मतलब होता है थिंग और पर्सन दैट मेक्स यू फील बेटर व्हेन यू आर सैड. कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा पर्सन या कोई भी ऐसी साइट या कोई भी ऐसे वर्ड्स जो कि हमें सूद करें वाइल द पर्सन इज सैड. वाइल वी आर सैड, और कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा साइट, कोई भी वर्ड्स, कोई भी म्यूज़िक जो हमें कंसोल करे, हमें सूद करे एट द टाइम ऑफ आर एंग्जाइटी आर सैडनेस इज़ व्हाट वी कॉल कॉन्सोलेशन. सो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कंफर्ट या सोलेस. एंटोनिम्स आर ट्रबल या फिर अपसेट. सो इट वॉज सम कंसोलेशन टू मी टू नो दैट आई वॉजंट द ओनली वन हु हैड फेल्ड द एग्ज़ाम. सो ये मेरे लिए एक तरीके का कंसोलेशन है कि मैं सिर्फ अकेला ऐसा पर्सन नहीं हूँ जो इस एग्ज़ाम में फेल हुआ. So this is the word that is consolation. Next word is stir. Stir is a verb. Stir का मतलब होता है to move or make somebody something move slightly. जब हम किसी चीज़ को या किसी इंसान को slightly move करते हैं उसको stir बोला जाता है. So fuzz या फिर whirl हम इसके लिए synonyms यूज़ करेंगे. Antonyms are peace या फिर order. So she heard the baby stir in the next room, कि उसने आवाज़ सुनी कि जो बेबी है वो मूव हुआ है into the very next room. नेक्स्ट वर्ड इज गट रेंचिंग. गट रेंचिंग का मतलब होता है बेसिकली एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है एक सेंटेंस में, और इसका मतलब होता है वेरी अनप्लेजेंट, मेकिंग यू फील वेरी अपसेट. कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको दुखी कर रही है, आपको प्लेजेंट ना, आपको प्लीज़ ना करे, आपको खुश ना करे, अनप्लेजेंट हो आपके लिए, एंड दैट मेक्स यू फील वेरी अपसेट इज़ व्हाट वी कॉल गट रेंचिंग. सो पेनफुल या डिप्रेसिंग आर द सिनोनिम्स. Antonyms are cheerful या फिर joyful. So the gut wrenching pain left him unable to process any rational thought. कि जो gut wrenching feeling है, जो pain है, that left him unable to process any rational thought. Next word is reminiscent. Reminiscent is an adjective. Reminiscent का मतलब होता है that makes you remember somebody or something similar to. जब आप किसी ऐसे पर्सन से मिलते हो या कोई भी ऐसी चीज़ को कन्फ्रंट करते हो जो कि उससे सिमिलर पर्सन या उसी से सिमिलर चीज़ की आपको याद दिलाए, तो उसको क्या बोलते हैं? रेमिनिसेंट. तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? नॉस्टैल्जिक या फिर इवोकेटिव. एंड द एंटोनिम इज फॉरगेटफुल. सो हिज सूट वॉज रेमिनिसेंट ऑफ एन ओल्ड आर्मी यूनिफॉर्म, कि उसने जो सूट पहन रखा है वो याद दिलाता है पुरानी जो आर्मी यूनिफॉर्म है उसकी. Right? So this is the word reminiscent. Next word is inexplicable. Inexplicable is an adjective. इसका मतलब होता है that cannot be explained. कोई भी ऐसी चीज़ जिसे एक्सप्लेन ना किया जा सके is what we call inexplicable. Synonyms हो जाएंगे इसके puzzling या फिर strange, and the antonyms are usual या फिर regular. So her sudden disappearance is quite inexplicable, कि उसका जो सडन डिसअपीयरेंस था दैट वाज क्वाइट अनएक्सप्लेन्ड.
नेक्स्ट वर्ड इज स्टार्क. स्टार्क इज एन एडजेक्टिव. स्टार्क का मतलब होता है वेरी एम्प्टी एंड विदाउट डेकोरेशन एंड देयरफॉर नॉट अट्रैक्टिव. कोई भी ऐसी चीज़ जो बैर होती है, बाल्ड होती है, जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होती है या डेकोरेटिव नहीं होती है, लेस इंटरेस्टेड होती है, तो उसको स्टार्क बोला जाता है. सो बेयर एंड बाल्ड आर दी सिनोनिम्स. एंटोनिम इज अट्रैक्टिव. सो अ स्टार्क लैंडस्केप, दैट मीन्स अ बेयर लैंडस्केप. Another word is entice. Entice is verb. Entice का मतलब होता है to persuade somebody to do something or to go somewhere by offering him or her something nice. मतलब किसी person को lure करके, उसे attract करके, उसे कोई ऐसा offer करके जो कि बहुत ही attractive हो उसके लिए, उसे offer करके उसे persuade करना to do something or to go somewhere is what we call entice. So attract करना and lure are the synonyms. Antonyms are repel या फिर repulse. So advertisements try to entice people into buying more things than they need. मतलब advertisements क्यों होते हैं? ताकि वो customers को exactly lure करे कि उनके requirement से ज़्यादा वो चीज़ों को खरीदें. So this is the word. So these are the words for this session. Another words जो कि remaining pending words है वो next session में discuss करूँगी. So thank you so much and stay continue with Gargi classes. One more thing, अगर आपको इस सेशन की PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. थैंक यू.